हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्राइमल टू डुअल कन्वर्शन। दैट इज, अगर हमें कोई एक एलपीपी दिया हुआ है तो उसको इक्विवेलेंट डुअल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद कांस्टेंट का साइन क्या होगा, जो वेरिएबल्स दिया है उसका साइन क्या होगा। जैसे होता है कभी इधर इक्वल होता है तो उधर जाकर अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो किस किस में क्या होगा, मैक्सिमम है तो मिनिमम कैसे होगा, मिनिमम है तो मैक्सिमम कैसे होगा, किस केस में क्या होगा। तो सारा का हम एक कंक्लूजन देखेंगे। नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे। ठीक है, तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं डुअल टू प्राइमल एंड प्राइमल टू डुअल, सारा हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं डुअलिटी। ओके, ये नेट एंड गेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग सेट का भी तैयारी कर रहे होंगे, किसी न किसी सेट का या पीएससी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बस इसको आपको अप्लाई करना होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो गिवन एलपीपी होता है उसको हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गेट 2020 का क्वेश्चन शो करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, तो हो सके इसमें ऐसी नौबत आ जाएगी कि जहां पर आप डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, या फिर कभी ऐसा होता है कि जैसे हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व तो करते हैं, बट कितना, जब टू वेरिएबल्स का दिया हो, दैट इज मान लो हमारे पास चार वेरिएबल का दे दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ठीक है, ऐसे दो तीन इक्वेशन दे दें, तो आप किस टाइप से इसको सोल्व करोगे। ये तो मुश्किल है ना, चार वेरिएबल में हमको प्लॉट करके देखना कि ग्राफिकली में इसका किधर नेचर होगा किधर नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है डुअल की। तो हम क्या करते हैं, उस करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करके फिर जो प्रॉब्लम बनता है वो भी लीनियर प्रोग्रामिंग के इक्विवेलेंट ही होता है, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बेस पे हम बता देते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम होगा उसका नेचर क्या होगा। तो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग प्राइमल प्रॉब्लम बोलते हैं, एंड जो कन्वर्ट करके एक नया प्रॉब्लम बनता है तो उसको हम लोग डुअल प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको थ्योरी के बजाय प्रॉब्लम के एग्जांपल्स के थ्रू करवाता हूं। तो एग्जांपल में आप रिकॉल करिए कि आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसा होता था। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एलपीपी। ओके, एक ऐसा कुछ होता था, आपको या तो ऐसे गिवन रहेगा मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। ठीक है, तो कुछ z इक्वल टू सी ट्रांसपोज x, इस टाइप से कुछ दिया रहता था। फिर साथ में दिया रहेगा सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन होगा ax लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, या फिर दिया रहेगा इक्वल टू b, या फिर दिया रहेगा मींस, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लेस देन दिया रहेगा, इक्वलिटी दिया रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया रहेगा, और सम इधर कुछ कांस्टेंट दिए रहेंगे b। ठीक है, और कुछ कंडीशन दिया रहेगा सच दैट, कुछ ऐसे दिया रहेगा कि या तो एक्साइज ग्रेटर देन जीरो दैट इज पॉजिटिव, या फिर दिया रहेगा अनरिस्ट्रिक्टेड, इस टाइप से कुछ कंडीशन दिए रहेंगे। ठीक है, तो इसी को हमें कन्वर्ट करना। तब इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारा जो एलपीपी दिया है तो किस टाइप से होता है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में देखिए P1 और P2 में जो एक्सप्लेन दिया हुआ है क्वेश्चन कि मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, यहाँ पे दिया हुआ मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। ओके, तो इसका अगर हम जनरल स्ट्रक्चर में बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, इसको शॉर्ट में लिखते हैं मिन, मिन मतलब मिनिमाइज, और मैक्स मतलब मैक्सिमाइज, जेड इक्वल टू, और सी ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि ए एक आपका रो वेक्टर रहा होगा। ठीक है, रो वेक्टर कॉलम वेक्टर ले लीजिए, दैट इज हमें जो प्रॉब्लम दिया रहेगा C1 x1 प्लस C2 x2 अप टू कुछ n लेंथ का ले लीजिए तो Cn xn। इसी जेड को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और कंडीशन क्या रहेगा, सब्जेक्ट टू रहेगा A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस ऐसे करके दिया रहेगा कुछ A1n xn और लेस देन कुछ B1 मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते आपका रहेगा A1 कुछ मान लीजिए कि नंबर ऑफ इक्वेशन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इक्वल नहीं होते, तो इसलिए मैंने इक्वल हो भी सकते हैं इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, तो मैं इन जनरल कंडीशन ले रहा हूँ कि जब इक्वल ना हो। ठीक है, तो उस केस में हो जाएगा x m2 x2 प्लस ऐसे सो am n x n लेस देन इक्वल टू bn। ओके, इस टाइप का दिया हो
तो इसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या अधिक से अधिक एक बार इस टाइप से मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखा है, तो इसलिए तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप बनाएंगे तो क्या होगा, ए इंटू A11 होगा, A12 होगा, इस टाइप से A1n होगा, और इधर आए तो ए हो जाएगा M1, ए हो जाएगा M2, और इस तरह से आएंगे तो ए हो जाएगा Mn। क्लियर? ये जो क्या होगा m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हम b वेक्टर बनाए तो क्या होगा, ये b1 ऐसे करके bn तक होगा, और x ले ले साथ में क्योंकि हमें वेरिएबल्स का भी काम पड़ रहा है, तो x1 ऐसे ऐसे करके xn तक होगा। ठीक है, और साथ में हम c ट्रांसपोज ले रहे हैं तो c ट्रांसपोज को आप एक रो वेक्टर ले लीजिए। ठीक है, तो c ट्रांसपोज हम ले रहे थे तो c ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, c1 c2 अप टू cn। क्लियर? ये पूरा प्रॉब्लम का आउटलुक है या इंटरफेस है जो हमें दिखेगा एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें मैं एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्म बना के दिखाता हूं कि अगर हमारा जो प्राइमल प्रॉब्लम है कुछ इस टाइप का हो स्ट्रक्चर, अगर हमारा प्राइमल प्रॉब्लम जो इनिशियली हमें दिया रहता है उस प्रॉब्लम को हम लोग प्राइमल बोलते हैं, जो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ, मान लीजिए कि अगर मैक्सिमाइज दिया हो, मैक्सिमाइज z इक्वल टू सी ट्रांसपोज x सब्जेक्ट टू, एस टी का मतलब सब्जेक्ट टू होता है ए एक्स। ठीक है, एक्स का आपका वेरिएबल है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और बी जो हमने ऊपर ए एक्स बी सबका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है, और यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, ये हो जाएगा एक्स आई ग्रेटर देन 0 दिया हुआ। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो और इसको हमें डुअल में कन्वर्ट करना हो तो ये क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो डुअल होगा आपका, ये हो जाएगा मैक्सिमाइज है तो ये हो जाएगा मिनिमाइज। ओके, और जेड है तो जेड। अब ये जो है बी, ए यहाँ पे सी की जगह चला आएगा, सी बी की जगह पे चला आएगा, दैट इज बी ट्रांसपोज कुछ अलग वेरिएबल ले लीजिए डब्लू सब्जेक्ट टू। ठीक है, इस ए का ए ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज, और ये डब्लू वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा, एक्स था तो एक्स आ गया, यहाँ पे डब्लू था तो डब्लू आ जाएगा, और ये साथ में हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये जो यहाँ पे सी था बी की जगह चला आएगा तो ये हो जाएगा आपका सी, और सब्जेक्ट टू आपका डब्लू ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इन स्टेप्स को हम किस वे में कन्वर्ट करें, ये तो एक आउटलुक हो गया इसका कि किस टाइप से हमारा प्रॉब्लम कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे कंप्यूटेशन हमें काम पड़ेगा कि हम क्या क्या इसमें कैसे कन्वर्ट कर दिए, कैसे यहाँ पे लेस देन है तो ग्रेटर देन हो गया, ए भी ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रह गया, बाकी चीजें तो आपको समझ में आ गया कि बी को यहाँ पे हम ले गए और सी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, लेकिन इसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट किस टाइप से डिसाइड होते हैं, तो कुछ इसमें वर्किंग रूल देख लेते हैं हम लोग, कैसे हम लोग वर्क करेंगे। वर्किंग रूल, ठीक है, एक एग्जांपल जब हम करेंगे ना तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें ना जो ए वाला प्रॉब्लम है इसको हम लोग प्राइमल बोलते हैं, ये आपका हो गया प्राइमल, और कुछ हमने ऑपरेशन करके एक नया बनाया इसको हम लोग बोलते हैं डुअल। ठीक है, ये प्राइमल डुअल, जब मैं प्राइमल की बात करूंगा तो आप इसको समझना जो आपको ओरिजिनली क्वेश्चन दिया रहेगा, और डुअल मतलब जो हमने ट्रांसफॉर्म करके बनाया हुआ है। तो पहले इसमें आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, या नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ कांस्टेंट एंड साइन चेंज, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना होगा पूरे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो मैं इसको नोट कर दे रहा हूं, आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, चाहे प्राइमल में चाहे डुअल में कुछ न कुछ तो होगा ही, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स। तो मेनली आपको वर्किंग रूल में क्या ध्यान रखना होगा कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं, एंड साइन कैसे चेंज हो रहा है। अगर ये तीन चीजें आप समझ गए तो पूरा आपका प्राइमल टू डुअल एंड डुअल टू प्राइमल सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम वर्किंग रूल स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा काम पड़ेगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो आपका नंबर ऑफ वेरिएबल होता है प्राइमल में, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल, ओके, जितना आपके प्राइमल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतना ही कांस्टेंट होगा आपके डुअल में। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन डुअल। ठीक है, नेक्स्ट, अब वेरिएबल तो आपको समझ में आता है, कांस्टेंट जो इनइक्वालिटीज दिया हुआ है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल,
एक क्वेश्चन में देखिए सब्जेक्ट टू दिया हुआ है ना, तो जो ये माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 और ये दोनों दिया हुआ है, इसी को हम लोग इसको देख लीजिए, ये आपका x1 x2 है, ये वेरिएबल है, और जो इक्वेशन दिया हुआ है इसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका वाइस वर्सा कर लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से मैंने बोला था ना। ओके, तो जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे आपके प्राइमल में, उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे आपके डुअल में। दैट इज number of constants in primal equal to number of variables in dual। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बोला था कि प्राइमल आप सीख गए तो डुअल भी सीख जाएंगे, और डुअल सीख गए तो प्राइमल भी सीख जाएंगे। क्योंकि देखिए जितने इधर वेरिएबल उतने उधर कांस्टेंट, और जितने इधर कांस्टेंट उतने उधर वेरिएबल। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड वन, दैट इज द कॉस्ट क्या हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स था ना, तो द कॉस्ट कोफिशिएंट, इसको नोट कर लीजिए, द कॉस्ट कोफिशिएंट CI जो भी थे, C1 C2, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए जो ये मिनिमाइज कर रहा है, तो Z इक्वल टू इसको लिख लीजिए C1 x1 प्लस C2 x2। तो यहाँ से C1 C2 क्या होगा, C1 इक्वल टू 1 और C2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, जैसे हम क्या लिख रहे हैं, AX लेस देन इक्वल टू B मान लीजिए। ठीक है, और ये हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है C ट्रांसपोज X। ठीक है, C ट्रांसपोज या C मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर C मानेंगे तो रो वेक्टर मानेंगे, या C ट्रांसपोज मानेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, C आपका कॉलम वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो आपका कॉस्ट होगा प्राइमल का, वो आ जाएगा कांस्टेंट के साथ। अब सेकेंड थिंग, जो आपके प्राइमल का कांस्टेंट के साथ वैल्यू होगा, ये आ जाएगा डुअल में कॉस्ट मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट कोफिशिएंट विल बी RHS कांस्टेंट एंड RHS कांस्टेंट विल बी कॉस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसी केस से दोनों चीज हमारा हो जाएगा, प्राइमल से डुअल में आना होगा तो डुअल से प्राइमल में आना होगा। तो हालांकि हमें जो जरूरत पड़ती है वो प्राइमल से डुअल में जाने की पड़ती है, डुअल से प्राइमल का काम नहीं पड़ता है, क्योंकि वन में से तो हमारा काम एक तरफ से हो ही जाता है। ठीक, कभी कभी रिलेशन आपको बनाना पड़ता है। द कॉस्ट कोफिशिएंट C1 C2 कितने थे हमारे, Cn ऑफ प्राइमल विल बी RHS कांस्टेंट ऑफ डुअल। ओके, एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब हुआ कि हमें उल्टा भी वही चीज सोचना है, दैट इज प्राइमल से जैसे हम डुअल में कर रहे हैं, उसी तरह से हमें डुअल से प्राइमल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ, जो बीच का पार्ट हम मैट्रिक्स वाला यूज कर रहे थे ना, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट। जो हमारा मैट्रिक्स था वो सेम रह जाएगा, बस उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट्स फॉर डुअल यूज, इंफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट्स फॉर डुअल यूज A transpose, where A is coefficient matrix in primal problem। क्लियर, हमारे प्राइमल प्रॉब्लम में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसी का ट्रांसपोज को हम यूज करेंगे डुअल के कांस्टेंट के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो हम यहां से तीन कांस्टेंट फॉर्म कर दिए, कॉस्ट मैट्रिक्स बना लिए एंड कांस्टेंट वेक्टर बना लिया। अब लास्ट हमें पड़ेगा जरूरत साइन का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं साइन चेंज का। मेनली मैंने तीन फैक्टर आपको बताया था, ध्यान रखना होगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ वेरिएबल एंड साइन चेंज। ठीक है, अब हमें साइन चेंज वाला जरूरत पड़ेगा। साइन, फॉर साइन चेंज वी फॉलो according to
बिलो टेबल। ठीक है, मैं एक टेबल बना रहा हूं क्योंकि देखिए आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होगी। पॉसिबिलिटीज क्या होगी? मैक्सिमम होगा, मिनिमम मतलब मैक्सिमाइज करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। फिर अगर जीरो के साथ आ गया, ग्रेटर देन के साथ आ गया, लेस देन के साथ आ गया, इक्वलिटी के साथ अनरिस्ट्रिक्टेड आ गया, रिस्ट्रिक्टेड आ गया, तो सबका आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन बन जाएगी ना। तो मैं इसमें सिंपली टेबल बना के आपको बता दे रहा हूँ कि किस केस में कैसे करना होगा, और जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे तब आपका ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो अच्छा, यहाँ से अगर एक एक लाइन में हम बात करें तो सिंपली देख लीजिए, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ कांस्टेंट, एंड नेक्स्ट क्या था? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये तो इजीली हो गया था। तो अब हम यहाँ पे टेबल बना के देखते हैं। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं प्राइमल का। ओके, एंड इधर बना लेते हैं करस्पॉन्डिंग डुअल का। ठीक है, तो प्राइमल में हम पहले ले लेते हैं मैक्सिमाइज का, कि अगर हमें मैक्सिमाइज दिया हो तो मैंने क्या बोला था, जब मैक्सिमाइज होगा तब डुअल में क्या हो जाएगा? मिनिमाइज। ओके, तो इसी का उल्टा ले लीजिए, तो जब प्राइमल में हमारे पास मिनिमाइज होगा तो उस टाइम डुअल में क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे टेबल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम साइन चेंज कहाँ पे जरूरत पड़ेगी? हमें प्रॉब्लम में 2 जगह पड़ेगी, एक कांस्टेंट में और एक वेरिएबल में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैं पहले रफली समझा दे रहा हूं कि हमारे प्रॉब्लम में जो कांस्टेंट का साइन अगर पॉजिटिव हुआ तो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल का साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। दैट इज, यहाँ पे हम कहते हैं साइन ऑफ ith कांस्टेंट। ith कांस्टेंट मतलब ith इक्वेशन समझिए। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो। ठीक है, और फिर इसी तरह ले लीजिए कि अगर आपका साइन ऑफ ith कांस्टेंट क्या हो? इक्वल टू हो, और अगर साइन ऑफ ith कांस्टेंट क्या हो? लेस देन इक्वल टू हो। ठीक है, तो जब आपका ith कांस्टेंट का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो उस केस में मैक्सिमाइज वाला ध्यान रखिएगा, मैं अभी मैक्सिमाइज वाला डील कर रहा हूं। ठीक है, जब ith कांस्टेंट का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो यहाँ पे ith वेरिएबल का साइन कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग हमारा वेरिएबल आ रहा तो साइन भी तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। तो साइन ऑफ ith वेरिएबल। ओके, ith वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। ओके, जब इक्वल टू होगा उस केस में क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ith वेरिएबल एक क्या हो जाएगा आपका? अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहें तो दैट इज, जो आपका वेरिएबल होगा, अगर मान लीजिए हमने WI वेरिएबल लिया था तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हमारा उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अगर जब लेस देन इक्वल टू हुआ तो उस टाइम क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ith वेरिएबल। अब ये ग्रेटर देन के केस में लेस देन था, तो लेस देन के केस में क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, अब यहां से देखिए, मैं सिर्फ आपको इतना ही ट्रिक बता रहा हूं, अब इसी से बाकी सब कुछ सोल्व कर लेंगे। कैसे? ये देखिए, जब लेस देन इक्वल टू था तो क्या हो जाएगा? प्राइमल में इसको कन्वर्ट करिए, तो जब मिनिमाइज वाला होगा तो क्या हो जाएगा? लेस देन से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन से लेस देन, और जब अनरिस्ट्रिक्टेड होगा तब क्या हो जाएगा? इधर इक्वल। तब इधर एक केस और आ गया ना कि जब अनरिस्ट्रिक्टेड होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? इस साइड जब अनरिस्ट्रिक्टेड होगा तो उधर जाके इक्वल बन जाएगा। तब दूसरा केस इसका देखते हैं वेरिएबल के साथ। ठीक है, ये था कांस्टेंट के साथ। अब नेक्स्ट हमारा मैक्सिमाइज में वेरिएबल वाला हम देखते हैं। तो साइन ऑफ ith वेरिएबल। ठीक है, साइन अगर ith वेरिएबल का मैक्सिमाइज के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा, और इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो जब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा उस केस में इसमें डुअल में आपका क्या हो जाएगा? साइन ऑफ वेरिएबल है तो इधर कांस्टेंट बन जाएगा, साइन ऑफ ith कांस्टेंट। एक क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन से समझिए। ठीक है, वेरिएबल आपके ए हो गए, क्लियर? ओके, यहाँ पे ये देखिए, इसका साइन क्या है? पॉजिटिव है, इसका साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो ए आपका वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो आप डुअल बनाओगे उसका कांस्टेंट है जो लेस देन या ग्रेटर देन, ये चीज देखोगे। और ये जो है कांस्टेंट, इसका जो साइन लेस देन
इक्वल टू है, इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो वेरिएबल बनेगा वो देखोगे। एक देखिए, अगर हम थ्योरी में बात करें तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछता है, सिर्फ यही दिया रहता है। 99% केस में आप देखेंगे तो लेस देन इक्वल टू दिया रहता है और साइन पॉजिटिव दिया रहता है। बट हम एक साथ में जब पढ़ ही रहे हैं तो सारा कुछ कर लेंगे, क्या पता वो एक्सेप्शन वाला ही पूछ दे। इसीलिए हमें हर तरह से रेडी रहना है। बट आपको 99% केस में सिर्फ यही मैक्सिमाइज, लेस देन इक्वल टू और ए साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, यही 3 चीज मिलेगा। ओके, तो मैक्सिमाइज से मिनिमाइज जब हम करेंगे तो जो ith वेरिएबल का साइन होगा, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो डुअल में ith कांस्टेंट का साइन भी पॉजिटिव होगा। उसी तरह अगर ith वेरिएबल का मैक्सिमाइज के केस में डुअल में अगर लेस देन हुआ, लेस देन इक्वल टू हुआ, तो उस केस में ith कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ये भी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ओके, और जब ith वेरिएबल, ओके ith वेरिएबल इक्वल टू नहीं होता है ना, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन देगा ना, ठीक है। जब ith वेरिएबल का होगा आपका अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। अनरिस्ट्रिक्टेड किसके केस में आ रहा था हमारा, इक्वलिटी के केस में। तो यहां भी हम उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वलिटी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसी का सिर्फ इसी का 2 पार्ट करके उल्टा कर दीजिए। तो हालांकि आप इसी समझ गए, अब क्या करिए, इस डुअल को मिटा के यहाँ पे प्राइमल लिख दीजिए, ठीक है। इस डुअल को प्राइमल लिख दीजिए, इस प्राइमल को डुअल लिख दीजिए, तो आपका अगला केस बन गया। वही केस अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। नेक्स्ट आपका होगा प्राइमल जब मिनिमाइज का हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डुअल बनेगा वो हो जाएगा आपका मैक्सिमाइज का, ठीक है। इस केस में भी कुछ ना कुछ उसी टाइप के कंडीशन होंगे। तो फटाफट इसको समझ लेते हैं। मैं यहां करता हूं साइन ऑफ ith कांस्टेंट, साइन ऑफ ith कांस्टेंट, ओके। ये या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, इसी के बेस पे हम इधर बताएंगे। फिर हमारा आएगा साइन ऑफ ith वेरिएबल, साइन ऑफ ith वेरिएबल, ये क्या होगा, आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, आइदर लेस देन इक्वल टू होगा, आइदर अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। इसको याद रखने का एक ही तरीका, आप पहला टेबल समझ गए हैं तो बस प्राइमल की जगह डुअल लिख दीजिएगा, डुअल की जगह प्राइमल लिख दीजिएगा, जो बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ग्रेटर देन होगा आपका ith कांस्टेंट ग्रेटर देन होगा, तो उस केस में वेरिएबल क्या होगा आपका, साइन ऑफ ith वेरिएबल ना, साइन ऑफ ith वेरिएबल, आपका जो साइन ऑफ ith वेरिएबल हो जाएगा वो सेम ही रह जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। साइन ऑफ ith वेरिएबल लेस देन इक्वल टू के केस में क्या हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू। एंड इक्वलिटी के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वलिटी के केस में अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इसको ठीक है, इसके केस में। अब इधर आ जाइए, जब हम वेरिएबल से कांस्टेंट में जाएंगे, ठीक है। ith वेरिएबल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो साइन ऑफ ith कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ith कांस्टेंट, ये हो जाएगा ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा उल्टा। फिर अगर लेस देन है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। एंड अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उस केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इक्वल, ठीक है। मतलब इक्वल से अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड से इक्वल, लेस देन से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन से इक्वल, और इधर कांस्टेंट से आ जाएगी, ठीक है। ये पूरा इसका समरी था जो आपको थ्रू आउट एग्जाम में आपको जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए क्यों ना हम इसी प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। इससे 2 फायदा होगा, एक आपका CSIR नेट का नवंबर का क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि इसके आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले आप लोग इसको रेगुलर से निकालें, तो मैं रेगुलर से आपको समझाता हूँ आप रेगुलर से इसको कैसे निकालेंगे।
ओके, ये आपका CSIR नेट 2020 का क्वेश्चन है, नवंबर में जो हुआ था एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन विथ दिस वैल्यूज। ओके, तो हमें क्या करना होगा, इस टाइप के प्रॉब्लम में ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना होगा। तो ग्राफिकल मेथड से मैं पहले लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये मेरा लाइन हो गया। पहला बोल रहा है, मैं लास्ट ले रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 6। मैं यहाँ पे कट्टा लगा दे रहा हूँ कि मान लो मेरा 6a हो गया और 6a हो गया। तो जो लाइन एक मैं ले रहा हूँ ये पास करते हुए, ये हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6 मैंने ले लिया। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ, एक आ रहा 9, तो x को मैं 9 यहाँ पे ले रहा हूँ, 6 3 6 9, ये हो गया आपका। एंड नेक्स्ट ले रहा हूँ x पे 4, y पे 4.5a। तो नेक्स्ट लाइन मुझे जो ड्रा करना है वो ये ड्रॉ करना है। ठीक है, अब एक और बचा 3x 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा, 7 समवट यहाँ पे होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कट्टा मार दे रहा हूँ। एंड नेक्स्ट y इक्वल टू हो जाएगा 5 से 15, 5 से छोटा, दैट इज ये 6 था तो ये आपका जाएगा कुछ यहाँ पे। ओके, ये होगा। ठीक है, मैं नंबर्स को नोट कर दे रहा हूँ। ये आपका 6 है और ये था आपका 7 2 या 14, 7 हो गया और ये हो गया आपका 9। ठीक है, इधर ये आपका हो गया, ये ऊपर वाला 6 था आपका, ये था 5 और ये था आपका 5 नहीं था, 14/, ये था 14/3, ये वाला पॉइंट। और ये पॉइंट आपका था कितना था, 4 दूना 4, 4.5 था, दैट इज ये था 9/2, 4.5, ये 3 पॉइंट। तो यहाँ से हमें देख रहे होंगे अब कॉर्नर पॉइंट मिला, एक कॉर्नर पॉइंट ए 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 मिला और एक कॉर्नर पॉइंट ए मिला। ठीक है, तो देखिए इस तीनों के बारे में तो हम श्योर हैं। हो सके हमारा ज्योमेट्रिकल ड्रॉ गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं पता कि आप जो ड्रॉ कर रहे होंगे कॉपी पे या रफली कर रहे होंगे तो ये आपका सही आएगा। तो चलिए हम इसका वेरिफिकेशन भी कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 अलग अलग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इस तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट हमारा सेटिस्फाई करता है। इस तीनों के बारे में तो हम श्योर हैं। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ। कॉर्नर पॉइंट हो गया, एक तो ओरिजिन हो गया, नेक्स्ट हो गया 6,0, नेक्स्ट हो गया 0,9/2। ओके, और यहाँ से जो निकलेगा 1 या 2 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं, पहले इस दोनों को सोल्व करेंगे, फिर इस दोनों को सोल्व करेंगे, फिर इस दोनों को सोल्व करेंगे। तो इन तीनों करस्पॉन्डिंग 3 पॉइंट आएंगे, तीनों पॉइंट में जो पॉइंट इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा होगा वो हमारा हो जाएगा। तो पहले मैं इस दोनों को सोल्व करता हूँ, इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो एक कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। क्लियर, y इक्वल टू 3 इसमें रखा तो y इक्वल टू 3 रखा तो 3 निकल गया। ओके, तो एक पॉइंट मिल गया मेरा 3। ओके, मैं यहीं से वेरीफाई भी करते जाता हूँ। ओके, इस पॉइंट में देखिए मैंने इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके निकाला तो मेरे पास आया 3, इस दोनों करस्पॉन्डिंग आया था ना। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखें 3 2 जा 6 प्लस 3 3 9 इक्वल टू हो जाएगा 15। क्या 15 लेस देन इक्वल टू 14 है? नहीं। सो ये पॉइंट हमारा इसके रीजन में लाई नहीं करेगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इस दोनों की बारी है, चलिए इसको भी करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 जा 4 में से 1 y गया तो ये आपका y हो जाएगा। 9 2 जा 18 में से 14 गया 4। क्लियर, तो यहाँ से निकला हमारे पास y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 रख दीजिए इसमें रखेंगे y इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 8 गया 9, दैट इज y इक्वल टू 4 4 2 जा 8 8 गया 9, तो दैट इज 1 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 1,4, दैट इज 1 और 4 दूना का 8 1 9, ए सेटिस्फाई कर रहा है। और 4 सॉरी 2 और प्लस 4 दूना के 8 और 2 4 12 और 2 14। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड वन को। अगर थर्ड वन को करेगा तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो थर्ड में देखेंगे इधर रखा 1 प्लस इधर रखा 4 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक तो ए चल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं,
नेक्स्ट हम इन दोनों को लेके करते हैं। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर वाला सब नीचे वाला सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। ओके, 2 में से 3 में से 2 गया, ये y हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 14 में से 12 जाएगा 2। तो यहाँ से मान लीजिए कि y इक्वल टू आपका 2 निकल गया। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 रखिए इस इक्वेशन में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया 4,2। ओके, तो 4,2 रखिए, देखिए क्या सेटिस्फाई करता है 4,2। तो 4,2 हमने इस दोनों से निकाला था, 4 2 6 हो गया, और 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 8 6 14। ठीक है, इसी में रखिए, तो 4 प्लस 2 दूना के 4 लेस देन इक्वल टू 9। ओके, तो ये भी पॉइंट आपका सेटिस्फाई कर गया। क्लियर? ओके, तो यहाँ से हमें 2 कॉर्नर पॉइंट पता चल गया। तो इस अब सभी कॉर्नर के पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देख लीजिए वैल्यू कितना आ रहा है, उन सब में जो मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अतः 0 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका, इसको मान लीजिए हम z मानते हैं, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। फिर 6,0 के राउंड मानिए, तो 6 2 के 24, 6 चौक 24, इस पे दे देगा आपका 24। इस पे रखेंगे तो क्या दे देगा 0 5 9 45 बटा में 2, 22 दूना का 44, 22.5 आ जाएगा। इस पे रखेंगे 4,2 पे तो क्या होगा 6 चौक 16 और 5 दूना का 10, इस पे आ जाएगा 26। और इस पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 5 चौक 20 और 4 24। ओके, तो इन सब में मैक्सिमम क्या है 26, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 26 सेकेंड। ओके, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था CSIR नेट जो जून का एग्जाम हुआ था, जून 2020 का क्वेश्चन था। ओके, नवंबर वाला एग्जाम 30 नवंबर को हुआ था। तो आई थिंक ये चीज सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आपका दूसरा टास्क आता है, इसको डुअल, इसी क्वेश्चन से हम लोग डुअल कर लेते हैं क्या। तो आप लोग करिए एक बार, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। कन्वर्ट इट इनटू डुअल। चलिए मैं सिखाता हूँ, आगे भी काम पड़ेगा तो एक बार देखिएगा। कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे a इक्वल टू आपका क्या रोल होगा। ठीक है, चलिए मैं एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करवाता हूँ। कन्वर्ट मैक्सिमाइज है तो आपका क्या हो जाएगा मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज, और इसको z माने थे तो यहाँ पे कुछ w मान लीजिए। ठीक है, तो w मिनिमाइज करेंगे इक्वल टू w2 इक्वल टू क्या होगा 14 प्लस 9 प्लस 6, दैट इज 14 w1 प्लस 9 w2 प्लस 6 w3। जितने कांस्टेंट होंगे उतने वेरिएबल। क्लियर, 3 कांस्टेंट सो 3 वेरिएबल। क्लियर, ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट टू, अब इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स प्लस 1 टाइम, दैट इज सब्जेक्ट टू 2w1 प्लस 1w2 प्लस 1w3। ओके, ठीक है। अब यहां से हमारे पास ये सिंबल क्या होगा, अब इसके बाद जो साइन आएगा वो नंबर आएगा ये 4 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। फिर हमारे पास अब इस सेकेंड के करस्पॉन्डिंग फॉर्म करिए, तो 3w1 पहला 3 प्लस 2 प्लस 1, 3w1 प्लस 2w2 प्लस 1w3। यहाँ पे हमें सिंबल लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन वाला फिल करना है, इसके बाद क्या हो जाएगा ये 5 आ जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारा बारी आता है कि साइन क्या होगा वेरिएबल्स का, वेयर या सच दैट w1 w2 एंड w3, ये साइन क्या होगा लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो यहां तक सभी ने अप्रोच लिया था अपना बनाने का सही। ओके, यहाँ पे देखिए मैक्सिमाइज से हम लोग मिनिमाइज में आए। ठीक है, मैंने पहले बोला था कि मोस्ट ऑफ द केस में मैक्सिमाइज वाला पूछता है, तो मैक्सिमाइज से मिनिमाइज में जाते थे तो जो ith कांस्टेंट का साइन होता था उसका अपोजिट ith वेरिएबल होता था। तो तीनों कांस्टेंट में क्या है लेस देन, इसका मतलब तीनों वेरिएबल क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अब डुअल के वेरिएबल को, डुअल के कांस्टेंट को कैसे देखते थे प्राइमल के वेरिएबल, और क्या होता था स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, मतलब अगर ग्रेटर देन है तो ये चीज हो जाएगा आपका ग्रेटर देन। क्लियर, तो यहां से समझ में आया कि हमने प्राइमल की हेल्प से डुअल कैसे कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब मैं एक चीज और आपको यहाँ बताता हूँ कि देखिए होता क्या था, इसको वाइस वर्सा हम समझते हैं कि अगर एज्यूम कर लीजिए यही आपका प्रॉब्लम प्राइमल में दे देता, तो इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आप इसका डुअल इतना आएगा।
ठीक है, तो अभी सभी लोग वेरीफाई करिए कि इसका डुअल कन्वर्ट करने पे डुअल से इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो गेट में बहुत पूछता है, अभी 1-2 साल से नहीं पूछ रहा है, बट पहले बहुत पूछता था। क्या? डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल। वेरीफाई कैसे करेंगे, यहां समझिए। डुअल, डुअल मतलब ये हमें क्वेश्चन दिया था, इससे हम यहाँ पे आए। डुअल ऑफ डुअल, यहाँ से पहली बार डुअल आया, हम यहाँ पे अब फिर इसका डुअल निकाल रहे हैं, तो फिर मतलब इसका फिर से डुअल निकालेंगे तो फिर से हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये क्या था? प्राइमल था। दैट इज डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल। ठीक है, तो चलिए आप लोग अभी इसको वेरीफाई करिए और सोल्व करके देखिए कि क्या इतना क्वेश्चन इतना आ रहा है। यहाँ पे देखिए, जो z इक्वल टू ए निकला था, ये हमारा होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका। ओके, यही हमारा सोल्यूशन हुआ। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो निकला वो प्राइमल ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, और जो डुअल के करस्पॉन्डिंग निकलेगा वो क्या होगा? डुअल ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से दो थ्योरी आती है, ठीक है, जिसका हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। तो पहला थ्योरी क्या है आपका? वीक ड्यूलिटी थ्योरम। वीक ड्यूलिटी थ्योरम ये क्या कहता है कि जो फिजिबल का सॉरी जो प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन होगा ना, ठीक है, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा डुअल के फिजिबल सॉल्यूशन से। ठीक है, इसको लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मान लीजिए इफ एक्स स्टार, ठीक है, दैट इज जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हमने थोड़ा देर पहले निकाला था, इस केस में क्या निकला था? जो एक सॉल्यूशन निकला था जिसमें मैक्सिमम आ रहा था, वो क्या हुआ? हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया, इसका प्राइमल का। ओके, तो उसको हम कुछ स्टार नाम दे दे रहे हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए कि एक्स स्टार क्या है? आपका प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन है। इफ एक्स स्टार इज ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल, ओके, एंड सिमिलरली कुछ डब्ल्यू स्टार होगा जो आपका डुअल का फिजिबल सॉल्यूशन हो जाए, एंड डब्ल्यू स्टार इज ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ डुअल। ओके, देन इधर हमारा सी ट्रांसपोज था, तो इसके साथ हम एक्स स्टार ले रहे थे। तो यही हमारा फिजिबल मतलब जो भी एक सॉल्यूशन निकला सारे फिजिबल ही है। ऑप्टिमल वो हो रहा था जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम ऑब्टेन हो रहा था। ओके, ये जो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू स्टार। ओके, दैट इज जो आपका प्राइमल का जो सॉल्यूशन हो रहा था, प्राइमल का क्या? एट एक्स स्टार ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा डब्ल्यू, मतलब ये क्या था? डुअल का एट डब्ल्यू स्टार। ठीक है, इसका जस्ट यही मीनिंग है। तो ए होता है वीक ड्यूलिटी, एक ऐसे ही है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ड्यूलिटी थ्योरम। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग ड्यूलिटी थ्योरम। इसमें एक फिजिबल सॉल्यूशन की बात करता है, स्ट्रॉन्ग ड्यूलिटी थ्योरम जो है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करता है। ऑप्टिमल तो एक ही होता था, ठीक है। इफ एक्स स्टार इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल, एक्स स्टार इज ए optimal solution of primal, and in similar manner w star is a optimal solution of dual then means at optimal solution primal and dual will agree, ठीक है, that is then C transpose x स्टार इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू स्टार, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसको हम लैंग्वेज में कहें तो दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल इक्वल टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ डुअल। क्लियर? ओके, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल इज इक्वल टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ डुअल। एक और जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, गेट के क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है?
गेट के क्वेश्चन में कह रहा है कुछ फिजिबिलिटी इनफिजिबिलिटी के रिलेटेड, तो इसका कंसेप्ट मैं एक लाइन में बता देता हूं आपको। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। पहला क्या है कि अगर प्राइमल के पास फिजिबल सॉल्यूशन है देन डुअल के पास भी फिजिबल सॉल्यूशन होगा। इफ प्राइमल हैज feasible solution, if primal has feasible solution, then the dual has also feasible solution। ठीक है, नेक्स्ट इसी की इक्विवेलेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है AVVI है। ठीक है, अगर प्राइमल के पास इफ मत लगाइए। ठीक है, अच्छा, इफ AVVI क्वेश्चन है आपका, इफ प्राइमल इज अनबाउंडेड, ठीक है, या फिर इफ प्राइमल इज इनफिजिबल। ओके, अगर प्राइमल आपका इनफिजिबल होता है तो जो डुअल होगा, डुअल इनफिजिबल भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। डुअल इज इनफिजिबल और डुअल आपका अनबाउंडेड भी हो सकता है। और डुअल इज अनबाउंडेड, बट अगर प्राइमल आपका अनबाउंडेड हो गया, ठीक है, तो डुअल ओनली इनफिजिबल होगा। डुअल इज इनफिजिबल। अब फिजिबिलिटी की इसमें हम बात ही नहीं करेंगे। तो डुअल अगर अनबाउंडेड हुआ, सॉरी, प्राइमल अगर अनबाउंडेड हुआ तो डुअल इनफिजिबल होगा। प्राइमल अगर इनफिजिबल हुआ तो डुअल इनफिजिबल और अनबाउंडेड भी हो सकता है। प्राइमल अगर फिजिबल हो गया तो उस केस में डुअल आपका भी फिजिबल होगा। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ हैं गेट के 2020 में जो पूछे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली इसी पे बेस्ड हैं, तो आप इसको ट्राई करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई किए रहिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगा मेरा तो उस वीडियो में इसका सोल्यूशन भी हम करवा देंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये है गेट 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टाइप से रिपीटेड है। तो चलिए, थैंक यू।